वेलकम टू आरिफ अनसेंसर्ड, जहां करियर की असली बातें होती हैं। नो फेक मोटिवेशन, नो बकवास, सिर्फ असली स्ट्रगल्स और असली सक्सेस की कहानियां। आज हम रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे और हमारे गेस्ट हैं बुरहान वासनवाला। तो बुरहान भाई, वेलकम वेलकम टू आरिफ अनसेंसर्ड। बुरहान भाई, लेट्स गेट टू द पॉइंट डायरेक्टली। आप इस बिजनेस में कैसे आए? आपका बैकग्राउंड कैसा रहा? क्या एक्सपीरियंस रहा? इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? रियल एस्टेट देखें, नॉर्थ अमेरिका के अंदर दो ही चीज़ों में आप पैसे बना सकते हैं। जी। एक रियल एस्टेट है और दूसरा है ड्रग्स, राइट। ड्रग्स चूंकि इलीगल है, सही बात है, तो वो हम कर नहीं सकते। तो रियल एस्टेट जो वो इजी है, राइट। जी। और आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज द बेस्ट इंडस्ट्री टू मेक गुड मनी राइट अवे, इस तरह से। अब ये है कि इसके अंदर आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए रियल एस्टेट के बारे में, स्पेशली जहाँ आप रहते हैं, उन नेबरहुड्स की, उन इलाके की, उस शहर की आपके पास अगर अच्छी नॉलेज है, वहाँ पे किस किस्म के लोग रहते हैं, स्कूल्स कहाँ पर हैं, कॉलेजेस कहाँ पर हैं, तो आपका काम फिर बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकता है। क्योंकि जो भी आपके क्लाइंट्स होंगे जो बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उनकी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस वगैरह होते हैं नेबरहुड्स के हवाले से और शहर के हवाले से, वेदर के हवाले से, कि वहाँ पे और जॉब्स के हवाले से। तो ये सब चीज़ों की अगर आपके पास नॉलेज है या आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, तो आप डेफिनेटली रियल एस्टेट के अंदर अच्छा काम कर सकते हैं। तो आप रियल एस्टेट में कैसे आए? मैं रियल एस्टेट में मैंने स्टार्ट किया था एज एन इन्वेस्टर, और उसके बाद जब मैंने देखा कि इसमें और स्कोप भी है और इसके अंदर एक्स्ट्रा इनकम भी बढ़ सकती है, तो मैंने कहा व्हाई नॉट स्टार्ट एज ए कमीशन एजेंट, राइट। आपको पता है यहाँ पे रियल एस्टेट का काम कमीशन के ऊपर है, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है इसके अंदर। तो ये सोने पे सुहागा वाली बात थी, राइट, कि आप काम भी कर रहे हैं और पैसे भी मिल रहे हैं, और मेरा पैशन भी है ये रियल एस्टेट का। तो इस वजह से मैं रियल एस्टेट में, लेकिन रियल एस्टेट में आने से पहले मैंने कुछ और जॉब्स की हैं। जैसे आपको पता है कनाडा अमेरिका में जब आप आते हैं, आप जितने भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, तो थोड़ा टाइम लगता है करने का। तो मैंने कुछ और जॉब्स वगैरह की थी, तो मुझे शहर के बारे में, लोगों के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में कुछ नॉलेज हो गई। तो फिर मैंने कहा हाँ, अब ये मेरे लिए बेहतर है, और फिर मैंने जो है रियल एस्टेट स्टार्ट किया। पहला साल थोड़ा सा टफ निकलता है, जाहिर बात है, आप कोई भी काम करेंगे तो पहला साल जो होता है वो थोड़ा सा समझने में निकल जाता है, लेकिन फिर दूसरे साल से जो है ना, वो कहते हैं ना, गाड़ी चल पड़ी तो चल पड़ी। तो कितने साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में? मुझे रियल एस्टेट में तो तकरीबन 20 साल हो गए, और एज अ रियल्टर जो है कैलगरी में मुझे तकरीबन 14 साल हो गए। 14 ईयर्स। तो ये इस इंडस्ट्री में आप नेटवर्किंग की वजह से या पैसों की वजह से या पैशन की वजह से क्यों आए? पहला पैशन, दूसरा पैसा, मनी इज इम्पोर्टेंट, राइट। एब्सोल्युटली। और तीसरा जो, चूंकि नेटवर्किंग मेरी बहुत अच्छी हो चुकी थी, तो इस वजह से मैंने कहा कि अब मैं, जाहिर बात है, इतना अच्छा नेटवर्क मैंने अपना किया, तो व्हाई नॉट यूज इट फॉर द बिजनेस पर्पस एज वेल, राइट। और फिर मैंने ये शुरू किया। तो अब जो इस फील्ड में नए लोग आना चाह रहे हैं, इसमें क्या सर्टिफिकेशंस चाहिए, कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई ऐसी स्पेशल चीज चाहिए जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता या कोई आ नहीं सकता? कुछ इसके बारे में इसमें जो है, अब पहले तो बहुत ही सिंपल था जब मैंने स्टार्ट किया था, उस वक्त तो काफ़ी सिंपल था। अभी भी सिंपल है, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि इस इंडस्ट्री को उन्होंने रेगुलराइज कर दिया है बहुत ज़्यादा एज अ प्रोफेशनल। जैसे अदर लाइसेंस जॉब्स होती हैं आपकी, जैसे इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, इस तरह से। इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो दो है। एक है आपकी इंग्लिश लेवल, ESL जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश वो आपकी ठीक होनी चाहिए, जो उनका स्कोर है। और दूसरा जो है वो हाई स्कूल डिप्लोमा एटलीस्ट होना चाहिए आपके पास। तो जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं जो आते हैं, अगर उनके पास हाई स्कूल डिप्लोमा नहीं है, तो जो इक्विवेलेंसी है वो अपनी वो वहाँ पे बता सकते हैं, और उसके हिसाब से जो ना, तो उनकी वो क्वालिफिकेशन मैनेज हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी इज गुड एनफ? नो, सेकेंडरी नहीं, कॉलेज लेवल एटलीस्ट, ग्रेड 12 के लिए। और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि अब क्या रूल्स हो गए, हो सकता है कोई एग्जाम्पशंस हो उसके अंदर भी। तो उसके लिए जो है यहाँ पे अथॉरिटी, जो उसको रियल एस्टेट काउंसिल ऑफ एल्बर्टा कहते हैं, रीका। तो RICA.ca, दैट इज द बेस्ट वेबसाइट एंड दैट इज द ओनली वेबसाइट, यू कैन गो देयर, और वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल सकती है। एक्सीलेंट। और आपको लगता है कोई और बैकग्राउंड इसमें चाहिए, या एजुकेशन और इंग्लिश के, आई थिंक दैट इज गुड इनफ? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड है ना, वो है ऑनेस्टी। अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। अक्सर लोग बिजनेस में जब आते हैं ना, तो ऑनेस्टी को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं और ग्रीड बढ़ा देते हैं, राइट। तो ग्रीड नहीं बढ़ानी चाहिए इसमें। आप ऑनेस्ट रहें, आप अपने क्लाइंट का ख्याल रखें, तो आपको रेफरल मिलेंगे। मैं इतनी मार्केटिंग वगैरह नहीं करता हूँ। मेरा जितना भी बिजनेस चल रहा है वो रेफरल बेसिस पे चल रहा है। किसी को मैंने घर रेंट किया, या मैंने किसी को घर बेचा है,
या किसी को बिजनेस खरीद कर दिया है, उनके ही दोस्त, उनके फ्रेंड सर्कल लोग फिर आए मेरे पास करने के लिए और इस तरह से। तो ऑनेस्टी इज द की टू सक्सेस इन दिस बिजनेस। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और आगे बढ़ते हुए इस मार्केट, आपको क्या लगता है कि ये मार्केट ऐसे ही रहेगा, कुछ चेंज होगा, कुछ कम होगा, ज्यादा होगा? देखिए, रियल एस्टेट में एक सबसे जबरदस्त बात यह है कि ऊपर वाले ने ना जमीन बनाना छोड़ दी है, तो जमीन तो मिलेगी नहीं और, सही ठीक है ना। बात। तो वैल्यू तो जमीन की बढ़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बढ़ेगी, राइट। रियल एस्टेट मार्केट जो है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो ऊपर नीचे आती रहती है। इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, जॉब मार्केट होती है, आपका नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। अब जैसे कैलिफोर्निया को ले लें, LA के अंदर अभी जो हुआ है, सही बात। अब वहाँ देखें, वहाँ से लोग अगर फॉर एग्जांपल, अगर आई वुड से जस्ट अप्रॉक्सीमेटली, मेरे पास नंबर्स नहीं है, अगर 500 घर डैमेज हुआ है, अब वो 500 घर वाले जो लोग हैं वो नया घर खरीदेंगे या वो कहीं और जाएंगे रहने के लिए, हो सकता है वो शहर के छोड़ के चले जाए, उस तरह से। तो इस तरह नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी मार्केट चेंज हो सकती है। कैलगरी में 2013 में फ्लड आया था, तो काफ़ी एरिया जो डाउनटाउन के आसपास का था और जो बो रिवर के आसपास का एरिया था वो सारे डैमेज हो गए और वो साल तक बने नहीं। तो वो सारे लोग फिर मूव हो गए शहरों के अंदर, ये सबर्ब्स में मूव हो गए, तो मार्केट एकदम से तेज़ हो गई वहाँ पे, राइट। तो अप एंड डाउन आता रहता है, लेकिन एज अ बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, आपको काम समझ में आता है, तो उतार हो या चढ़ाव हो, आपका काम चलता रहेगा। तो आई वुड से ये सदाबहार बिजनेस है। हाँ, लेकिन अभी जो आजकल टेक्नोलॉजी में काफी एडवांसमेंट्स हुए हैं, कई एआई आ गए, कई सॉफ्टवेयर आ गए, कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शायद रियलिटर की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग खुद उस साइट पे जाके देख लें, डायरेक्ट बात कर लें। ऐसा यहाँ कोई सिस्टम है? नहीं, ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल ही है। लेकिन एक बात होती है ना, एक्सपर्ट, जैसे अगर आप डॉक्टर, फॉर एग्जांपल आपकी तबीयत अगर खराब है जी, तो गूगल पे जाकर खांसी की दवा भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर के पास जाके चेक करते हैं, सेहत का मामला है। तो इस तरह घर खरीदना भी जो है ना, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज घर खरीदा और कल चेंज करें। नॉर्मली कैलगरी के मार्केट में या कनाडा में जो एवरेज है वो तकरीबन लोग 5 से 7 साल तो रहते हैं घर के अंदर, अनटिल अनलेस उनकी फैमिली बड़ी हो, फिर वो मूव करते हैं। तो इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट। अब उसके लिए अगर किसी एक्सपर्ट को यूज़ नहीं किया तो फिर आप, हो सकता है आप रिस्क के ऊपर होंगे, राइट। और दूसरी बात यह है कि बड़ी अच्छी बात जो है कनाडा के बारे में, हमारे यहाँ स्पेशली कैलगरी की बात बताऊंगा, कि रियल स्टेट के अंदर जो फीसेज है ना वो सेलर देता है, वो बायर नहीं देता है। ओके। तो अगर आप घर खरीद रहे हैं तो यू आर नॉट लूजिंग एनी सिंगल पैनी, राइट। तो व्हाई नॉट, अगर आपको फ्री में सर्विसेज मिल रही हैं, सेलर पे कर रहा है आपके रियल्टर को भी, या आपका जो भी एजेंट है उसको पे कर रहा है, तो व्हाई नॉट उसकी एक्सपर्टीज लें और आप उसमें काम करें। AI जितना भी एक्सपर्ट हो जाए या जो भी ऑनलाइन हमारी ये चीज़ें चल पड़े, लेकिन एक पर्सनल टच जो होता है ना वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है बहुत सारी चीज़ों के सही अंदर, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, कि अगर आप खाने के लिए कहीं जाते हैं तो टेक आउट में से खाना लेके बैठ के गाड़ी में खाना खाते हैं, या फिर आप रेस्टोरेंट में बैठ के डाइन इन करके खाना खाते हैं, तो उसका मज़ा ही अलग होता है, right? तो इसी तरह से जब अगर आपको कोई सर्विसेज मिल रही है तो व्हाई नॉट यूज़ दोस सर्विसेज, राइट। और डेफिनेटली जो रियल्टर्स हैं वो आपको, अगर आप बेच रहे हैं तो आपको अच्छे पैसे भी दिलवाते हैं प्रॉपर्टी के, और इसी तरह से जब आप खरीद रहे होते हैं तो मार्केट का एनालिसिस वगैरह करते हैं और आपको अच्छे पैसों में घर दिलवाते भी हैं। तो दे आर ऑलवेज सेविंग यू मनी और मेकिंग यू मनी, इस तरह से। थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे कि कमीशंस और इंसेंटिव्स और ये सब क्या होता है? जैसे एक, मुझे अगर कोई घर बेचना है तो मुझे कितने उसमें परसेंटेज देना पड़ता है एक रियलिटर को, या एज अ रियलिटर आप कितना उसमें एक अप्रॉक्सीमेट कमीशन लेते हैं? देखिए, कमीशन जो है ना वो कोई, और एक सवाल, इफ यू डोंट माइंड, इसमें और एक चीज आप जोड़ सकते हैं कि इसमें कोई रियलिटर अपने हिसाब से कुछ कमीशन ऐड कर सकते हैं, या जैसे हमारे मुल्कों में अक्सर होता है कि बिल्कुल हाँ। देखें, कमीशन बाय लॉ फिक्स नहीं है। ओके। आप फ्री में भी काम कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी से पैसा भी मांग सकते हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, जो कैलगरी की मैं बात बताऊंगा, क्योंकि हम कैलगरी में बैठे हैं, कैलगरी में जो टोटल कमीशन है, जो मार्केट कमीशन जिसको कहते हैं, जो कि चेंज हो सकता है, सेलर बायर की मर्जी है, चेंज कर सकते हैं उसको, वो है 7% ऑन द फर्स्ट 100,000, यानी पहले लाख पे $7,000 या 7%, ठीक है। और जो बैलेंस अमाउंट है उस पर 3% है। ओके। तो से फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ कैलकुलेशन बताता हूँ आपको, अगर 4 लाख का घर है तो 7,000 पहले लाख पे हो गया, और बाकी के 3 लाख के ऊपर अगर आप 3% से लगाते हैं तो 9,000 हो गया। तो 7 और 9 आपके तकरीबन कितने हो गए? 16,000। तो ये 16,000 प्लस GST, ये टोटल कमीशन। अब मार्केट अगर बहुत ही स्लो है, ठीक है ना, और बायर्स मार्केट है, तो फिर सेलर बोनस भी दे सकता है कि ठीक है, अगर मेरा घर इस तारीख तक बिक गया
तो मैं बायर्स के एजेंट को 2000 एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, तो वो 16 की जगह 18 हो गया, राइट। इसी तरह से अगर मार्केट तेज है, जैसे अभी 6 महीने पहले मार्केट बहुत ही तेज थी, तो उसमें मैंने भी किया ये इस तरह से कि कमीशन जो है वो पूरे की बजाय नहीं ऑफर करते थे। अगर 15,000 कमीशन बन रहा है अगले रियल्टर का, तो हम उसको कहते हैं फ्लैट 5,000 देंगे। मार्केट इतनी हॉट है कि लोग भागते हुए आएंगे लेने के लिए, तो कमीशन जो है ना वो फिक्स नहीं है, आपकी जो भी मर्जी है आप उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन अगेन जो मार्केट ट्रेंड है, जो मार्केट का यहाँ पे सिस्टम है, वो 7% ऑन फर्स्ट 100,000 एंड 3%, और ये दोनों रियल्टर के बीच में डिवाइड होता है, यानी एक रियल्टर को 3.5 1.5, दूसरे को 3.5 1.5, इस तरह से कमीशन डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, इसमें एक हमेशा मेरे दिमाग में सवाल रहता है कि यहाँ पे काफी सारे बड़े एजेंसीज हैं, तो ये डोमिनेट करती हैं या आप इंडिविजुअली विदाउट एजेंसी से कनेक्ट होके भी ऑपरेट कर सकते हैं? नहीं, आप इंडिविजुअल अपना ओन बिजनेस लेके ही चलते हैं। आप जो कंपनीज हैं, जो ब्रोकरेज जिसको हम कहते हैं, उसके साथ बेसिकली लाइसेंस पार्क करते हैं, ये रूल है यहाँ पे। आप खुद अपने, जैसे अगर आपने रियल्टर का लाइसेंस ले लिया तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, आपको यू हैव टू वर्क अंडर अ ब्रोकर। ओ, ये तो ये रूल है, ये रूल। अच्छा। जब आप ब्रोकर के अंडर में काम करते हैं तो वो अपनी फीस लेता है या अपना कट लेगा, बाकी सारा का सारा बिजनेस आपका है। अच्छा, ठीक है। बहुत सारी डिफरेंट यहाँ पे ब्रोकरेजेस हैं, और उनका सबका अलग अलग क्राइटेरिया। कोई मंथली फीस लेता है, कोई मंथली फीस प्लस डील फीस लेता है, कोई सिर्फ डील फीस लेता है, तो मुख्तलिफ क्राइटेरिया है। एक आइडिया इस बारे में दे दें। जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर फॉर एग्जांपल ब्रोकरेज एक्स है जी, उसका मंथली फीस है $1,500, आप बिजनेस करें या ना करें, वो $1,500 फ्लैट ले $1,500 पर मंथ आपसे लेंगे, और प्लस अगर आप कोई डील करते हैं तो पर डील वो आपको $200 $300 चार्ज करेंगे। तो जो $1,500 बता रहे हैं, तो ये कोई कमिटमेंट बेस्ड होगा, जैसे हम मोबाइल प्लान यूज करते हैं तो हमें हाँ, ये फिक्स्ड है। हाँ, अच्छा, साल वाल का कोई इसमें कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, लेकिन यूजुअली विद अ मंथ नोटिस यू कैन कम आउट, मंथ टू मंथ बेसिस के ऊपर है। और इसके अलावा बहुत से ब्रोकरेजेस ये भी करते हैं, कहते हैं हमारी कोई फीस नहीं है, लेकिन हम स्प्लिट करेंगे, जो आपको कमीशन मिलेगा उसमें से 20% हम रखेंगे, 80% आपको देंगे। तो इस तरह, तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं इसके अंदर काम करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली ये आपका अपना बिजनेस है, आपने डिसाइड करना है कि क्या करना है आपको, किस तरह से। ब्रोकरेजेस के साथ जब आप काम करते हैं, बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस भी हैं, बड़ी बड़ी टीम्स भी काम कर रही होती हैं, तो उनका सबका फिर स्प्लिट का सिस्टम होता है। सही बात। तो जो आप ये बड़े बड़े साइंस वगैरह देखते हैं कि ये इसकी टीम है, फलाने की टीम है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, उसके अंदर आपका जो कमीशन है वो फिर स्प्लिट हो रहा होता है, तो टीम को जा रहा होता है थोड़ा सा, जैसे 30-70 हो सकता है, 40-60 हो सकता है, अगर बिल्कुल आप नए हैं तो 50-50 भी हो सकता है, राइट। तो वो आपको देखना है कि आपको किस तरह से काम करना है, क्या बिजनेस का मॉडल आपका है, किस तरह से काम करेंगे। ओके, किसी को इस इंडस्ट्री में आना तो कोई शॉर्टकट, क्योंकि हम देसी हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि कोई शॉर्टकट हो, कोई तरीका ऐसा हो जो। नहीं, शॉर्टकट तो नहीं है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस के एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद फिर आप ब्रोकरेज के पास जाते हैं, ब्रोकरेज के बाद जो भी आपकी डील्स हो रही थी वो हर डॉक्यूमेंट वगैरह है, जो भी चीज़ें वो सारी वेट होती हैं, वो चेक होती हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना, मतलब जैसे कोई भी इंडस्ट्री हो, हेर फेर बहुत होता है, राइट। तो इसके अंदर स्पेशली रीका जो है, रियल एस्टेट काउंसिल ऑफ अल्बर्टा, फिर अल्बर्टा रियल एस्टेट एसोसिएशन है, और जो हमारी लोकल बोर्ड है उसको कहते हैं क्रैब, कहते हैं कैलगरी रियल एस्टेट बोर्ड। इन लोगों के अपने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, रूल्स हैं, वो गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना पड़ता है हर चीज़ को। मैं एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, फॉर एग्जांपल अगर मैं घर बेच रहा हूँ एज अ रियल्टर, तो मुझे बायर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मैं ओनर हूँ और मेरा अपना ये पर्सनल घर है। या अगर मैं खरीद रहा हूँ किसी का घर, तो मुझे उस सेलर को बताना पड़ेगा कि मैं इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ, क्योंकि देखिए ना, मेरा एक एडवांटेज है, मुझे मार्केट के बारे में पता है। हो सकता है सेलर जो है उसको ना पता हो, उसका घर 5 लाख का हो फॉर एग्जाम्पल, और मैं उसको 4 लाख में ले लूँ, तो वो धोखा हो गया उसके लिए, राइट। तो मुझे उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि मैं एक रियल्टर हूँ और ये मेरा प्रोफेशन है, और मैं आपका घर बाई करना चाह रहा हूँ, या मैं ये घर आपको सेल कर रहा हूँ। तो ये हमेशा डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। तो एक ड्यूरेशन क्या है, जैसे मैं कल रियलिटर बनना चाह रहा हूँ, तो शुरू से लेकर आखिर तक एक टाइमलाइन कितना है इस पूरी जर्नी का? नॉर्मली 3 से 4 महीने का टाइम तो लगता है इसके। अच्छा, हाँ, 3 से 4 महीने का। अब वो डिपेंड करता है आप कितना जल्दी कर सकते हैं। पहले ऑनलाइन शुरू में क्लासेस भी होती थी, ऑनलाइन होता था, फिर कोविड में सब कुछ चेंज हो गया, तो अभी भी ऑनलाइन और क्लासेस अवेलेबल हैं। अच्छा। तो अभी जो करंट पैटर्न है उसमें भी तकरीबन मेरे हिसाब से आपको 2 से 3 महीने तो लग ही जाएंगे। फिर जब आप एज अ रियल्टर आते हैं, अगर तो आपको अच्छा मेंटोर मिल गया या आपको अच्छा ब्रोकर मिल गया, वो आपको गाइड कर रहा है और आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो विद इन 6 मंथ्स आप फ्लाई करना शुरू कर देंगे। अदरवाइज मेरे हिसाब से साल आपको लगता है समझने के अंदर कि किस तरह से काम होता है। अगर तो शहर की नॉलेज बहुत अच्छी है आपको, जी,
मार्केटिंग स्किल्स अपनी जगह पर है, लेकिन सिटी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, राइट? कि कौन से क्वाड्रेंट में घर लेना है, कौन से क्वाड्रेंट में क्या चीज़ अवेलेबल है, इस तरह से। तो आपको मेरे हिसाब से ये 1 साल की जर्नी है, आपका कोर्स, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स से लेकर, और 1 साल के अंदर मेरा ख़्याल है अगर कोई भी है तो इंशाल्लाह जो है ना, तो फिर भी बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री में आना बिल्कुल एक 1 साल। साल। और मज़े की बात ये है ना कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो लाइसेंसिंग की और जो आपकी कोर्स की जो फ़ीस वगैरह है, मुझे एग्ज़ैक्टली नंबर्स याद नहीं है, मे बी 2 ढाई हज़ार $3,000 की इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद जो है ना, तो आप अपने वाह, एक्सीलेंट। इस तरह से। अच्छा, रेसिडेंशियल कमर्शियल इसमें कोई डिफरेंस है कमीशन बहुत स्ट्रक्चर में, ऑपरेशन में, कोर्स में? नहीं, बिल्कुल या सबके अलग-अलग कोर्सेज़ हैं। अभी ओके, पहले ये होता था कि आप एक साथ सारे कोर्सेज कर लेते तो आपको लाइसेंस मिल जाता था, और उसमें वो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रूरल और एग्रीकल्चर, सॉरी एग्रीकल्चर नहीं है, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, रूरल, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ये चारों अलग ये चारों कोर्स हैं। अलग अलग है। हाँ, अब उन्होंने थोड़ा सा और चेंज कर दिया। अब प्रॉपर्टी मैनेज के साथ कॉन्डोमिनियम मैनेजमेंट अलग है, कॉन्डोमिनियम मैनेजर अलग है, तो ओह, उन्होंने और मजीद जो है ना उसको सब डिवाइड कर दिया है। तो अब जो है ये कि आप पहले एज ए रेजिडेंशियल रियल्टर स्टार्ट करते हैं, फिर साल 2 साल के अंदर फिर आप कमर्शियल का एग्जाम देते हैं, फिर इस तरह से आगे आगे चल रहे होते हैं। तो अगर आप रेजिडेंशियल रियल्टर हैं तो आप कमर्शियल में डील नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं, दोनों आप कोर्स एक दोनों साथ नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको करने के तरीके ये होते हैं कि अगर अपने ब्रोकर से बात करते हैं तो ब्रोकर जो कमर्शियल रियल्टर होता है वो आपके साथ अटैच, मतलब आपके साथ मेंटोर करता है, और फिर आप डील फिर भी वही करता है, लेकिन आप सीखते हो काम को। अच्छा right? अच्छा, इस तो तरह आप से। दोनों लाइसेंस एक टाइम पे नहीं ले सकते? नहीं, दोनों लाइसेंस आप ले सकते हैं, लेकिन अच्छा। उसके लिए टाइम पीरियड है ना कि पहले आपने रेजिडेंशियल ले लिया, ओके, फिर जब आप एक्सपर्ट हो तो फिर आप कमर्शियल के अंदर एग्जाम देना पड़ेगा फिर आपको। अगर आपके पास टाइम है और आप समझते हो आप एक साथ सारे एग्जाम्स दे सकते हो तो आप सारे एग्जाम दे दो। लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि पहले रेजिडेंशियल लेते हैं, थोड़े पैसे कमाते हैं, काम को सीखते हैं, फिर कमर्शियल के अंदर आते हैं। कमर्शियल को हम लोग कहते हैं कि इट्स लाइक अ बॉयज क्लब, राइट? ओके, नॉट एवरीबडी कैन एंटर इनटू इट, राइट? थोड़ा सा हाँ। डिफरेंट है। ओके, और जैसे रेजिडेंशियल के अंदर हमारा MLS सिस्टम है, मल्टी लिस्टिंग सिस्टम है, उसमें सारे घर आते हैं। कमर्शियल पे नहीं आती चीज़ है। कमर्शियल के बड़े बड़े ब्रोकरेज हैं, उनकी अपनी वेबसाइट्स होती हैं, फिर कुछ और पेड वेबसाइट्स होती हैं जो आपको लेनी पड़ती हैं। तो रियल एस्टेट बोर्ड की तरफ से जो वेबसाइट है उस पर कमर्शियल की डील्स इतनी ज़्यादा आती नहीं है, तो उसके लिए बहुत सॉलिड नेटवर्किंग चाहिए होती है कमर्शियल, excellent। और फिर पैसा भी ज़्यादा है वहाँ पर डेफिनेटली। और कमर्शियल के अंदर तो कोई इंतहा नहीं है पैसे की, मतलब आप, और कोई रूल भी नहीं है। आप 2% मांग सकते हैं, 10% मांग सकते हैं, 20% मांग सकते हैं, डिपेंडिंग, Excellent। क्योंकि यू आर डीलिंग विद अ बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन डील हो रही होती है, राइट? तो वो देखता है कि अगर मुझे इस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर फॉर एग्जाम्पल 50,000 बच रहे हैं और अगर उसको मैं 25,000 दे रहा हूँ, तो व्हाई नॉट, राइट? और इसमें मार्जिन पे भी खेल सकते हैं कि जैसे मैं डील कर लूं कि ये प्रॉपर्टी 2 लाख की है, हाँ। 200,000 की है, मैं उसको नहीं, वो दैट इज 300,000 अगेंस्ट द लॉ। उसको ओके नहीं, वो उसको यहाँ पे फ्रॉड कहते हैं। ओके, उसको फ्रॉड कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ 100 की है और आपने अगले को 110 की बता दी तो। और एक और अच्छी बात यहाँ पर है कि यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा चलता है, राइट? जिस स्पेशल रेजिडेंशियल में। तो अगर कोई भी घर MLS सिस्टम पे आता है और बिकता है तो उसका रिकॉर्ड सारा होता है, तो पता होता है बायर को भी और सेलर को भी। सिंस जब से बना है और जब से वो फर्स्ट टाइम मार्केट में है। कभी कभार कोई घर मार्केट में नहीं भी आता, ऐसे भी होता है कि कुछ लोग प्राइवेट सेल करते हैं, दोस्त वगैरह को बेच दिया या कोई ऑफिस कोलीग को बेच दिया, तो वो मार्केट में फिर वो नहीं होता, लेकिन रिकॉर्ड उसका भी मिल सकता है। ओके, तो आप लोगों को पता होता है कि इतने का बिका। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने बात की कि अगर 100 का लिया और जो ना तो 125 का बेच दिया, तो जब वो लिस्ट पे आएगा तो जारी बात है सेलर को भी पता चल जाएगा कि 100 का लेके 125 का बेचा, तो वो वाले जो काम है वो नहीं होते, तो उसको हम इलीगली कहते हैं और फ्रॉड है ये बेसिकली। ओके, बिफोर वी एंड कोई मैसेज देना चाहेंगे कोई, क्योंकि नए जनरेशन के लिए या जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए हम पूरा सेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसी एडवाइस स्पेसिफिक? मैं ये कहूँगा कि रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत अच्छा है, आपको आना चाहिए। और सिर्फ इसमें ये नहीं कि आप एज ए कमीशन एजेंट काम करते हैं, वक्त के साथ साथ आप खुद अपनी प्रॉपर्टी लेके उसको रेनोवेट करके बेच सकते हैं, जिसको हम फ्लिप कहते हैं, ठीक है? उसके बाद प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है, एज ए रिसर्चर्स आपको जॉब मिल सकती है। तो स्कोप बहुत बड़ा है, ऐसा ही नहीं है जैसे हमारे ईस्टर्न कंट्रीज वगैरह में एक कॉन्सेप्ट है कि बस ये एज एन एजेंट, कमीशन एजेंट काम कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से नहीं है। इफ़ यू आर अ रियल्टर, देयर आर सो मेनी अदर स्कोप ऑफ बिजनेसेस यू कैन गेट इनटू इट, राइट? एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बहुत शुक्रिया बुरहान भाई, आपसे मिलके आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।